Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 30 अगस्त 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे जो ऑप्शन के अंदर में 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स को बनाया है। ऑप्शन नंबर ए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, या ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, या ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड नेशंस। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है भारत के दूसरे न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में, जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक हमारे आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 18 पर भी इस आर्टिकल को कवर किया गया है, जो जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वैसे आपको पता होगा ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है। तो इससे पहले वाली कौन सी है, वो है आईएनएस अरिहंत, जिसको 2016 में कमीशन किया गया था। अब दोस्तों भारत की मिलिट्री पावर लगातार इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हो चुके हैं। अब बताइए दोस्तों, जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके नाम क्या क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अभी के समय पर 2 न्यूक्लियर सबमरीन हो चुकी हैं, एक आईएनएस अरिहंत और दूसरी सबमरीन जो अभी रिसेंटली यहाँ पे तैयार हो चुकी है, उसका नाम है आईएनएस अरिहंत। अब इस आईएनएस अरिहंत के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ये सभी कुछ चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ बहुत डिटेलिंग से, कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर सबमरीन का पड़ने वाला है। और उससे भी अहम चीज़ पहले ये जान लो दोस्तों, कि हम लोग बार बार जहाँ पर भी हेडिंग देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, तो ये न्यूक्लियर सबमरीन वर्ड यूज़ किया गया है। और भारत के पास में 2 सबमरीन हो चुकी हैं, ये बताया जा रहा है। वैसे नॉर्मली देखोगे तो बहुत सारी सबमरीन्स हैं। सबमरीन होती क्या है, ये पनडुब्बी होती है जो समुद्र के अंदर में चलती है ना, इंडियन नेवी के सपोर्ट के लिए। अब देखो होता यह है कि सबमरीन्स कई प्रकार की होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन और एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन कन्वेंशनल के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होती है। अब ये बेटर कैसे होती है, आइए पहले मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों जो नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं, इनको हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बोलते हैं, या एसएसके के नाम से इनको जाना जाता है। ये जो सबमरीन है इनमें एक डीजल इंजन होता है ना, और उस डीजल इंजन से ये जो पर्टिकुलर सबमरीन है ये चल रही होती है। इन इंजन्स को ज़रूरत होती है एयर की और फ्यूल की, ठीक है, हवा और फ्यूल दोनों चाहिए ताकि वो इंजन चल सके। और इसके लिए उस पनडुब्बी को समुद्र से बार बार बाहर आना पड़ता है। हफ्ते में एक बार बाहर आ गया है ना, अपने इंजन को वापस से चार्ज करने के बाद में फिर नीचे चले गए, फिर उसके बाद आराम से समुद्र के नीचे काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन फिर बाहर आना पड़ेगा। तो बार बार इनको रीसरफेस करनी पड़ेगी अपनी सबमरीन्स। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है किसी के साथ में, या किसी कंट्री के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और अगर हम कन्वेंशनल सबमरीन का उपयोग करते हैं तो बार बार बाहर आने से क्या होगा, वो पकड़ी जा सकती है सबमरीन, आसानी से डिटेक्ट किया जा सकती है, उस पर अटैक हो सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भारत के पास में बहुत सारी हैं। शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं जिसको भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर बनाया है। फिर हमारे पास में सिंधु कोश क्लास की हैं जो रशिया से हमने परचेज़ की हैं। फिर कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं जो भारत में बनाई गई हैं। ये सब हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, इनको बार बार बाहर आना पड़ेगा अपने इंजन को चार्ज करके वापस से नीचे जाने के लिए, या लंबे समय तक ऑपरेट करने के लिए। लेकिन
अब दूसरी तरफ जो सबमरीन्स होती हैं वो होती है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार हैं, एक SSN है और दूसरी यहाँ पर होती है SSBN, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो न्यूक्लियर वाली सबमरीन्स में दो प्रकार हैं। ये वाली SSN वाली ज़्यादा और एडवांस है, ये वाली हमारे पास में अभी नहीं है ना। चक्रा 3 आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे रशियन शिपयार्ड में रिफिट किया गया, 2026 तक इसको इंडक्ट किया जाएगा, है ना। वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों कि जो SSBN है ये है बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन, और भारत की जो यहाँ पर INS अरिहंत है जो अभी नई वाली सबमरीन है, ये भी ध्यान रखिए इंडिया की दूसरी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यानी कि ये पर्टिकुलर पनडुब्बी क्या कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है दुश्मन के टेरिटरी के अंदर में, है ना। धीरे धीरे चलने वाला एक खतरनाक बॉम्बर है ये। और न्यूक्लियर सबमरीन में सबसे बेटर बात यह होती है कि इसको लंबे समय तक पानी में रखा जा सकता है। लंबे समय मतलब लंबे समय तक, खूब बार बार इसको पानी के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको पकड़ पाना, इनको डिटेक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमारे पास में एक तो हो गई यहाँ पर INS अरिहंत, दूसरी हो गई INS अरिहंत। अभी एक और पर्टिकुलर सबमरीन है जिसके ऊपर काम चल रहा है। ये सब कौन सी है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ठीक है, फिर दूसरी तरफ एक होती है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, जो स्पेशली नेवी को कहीं ना कहीं अटैक करने की ताकत देती है। समुद्र के अंदर दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको मार के गिराना है, इस तरीके की पावर्स इनके पास में आ जाती हैं। तो ये वाली जो सबमरीन होती है ना, ये इनडेफिनेट पीरियड तक, कितने ही समय तक पानी में रह सकती हैं, इनको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये और ज़्यादा स्पेशल होती हैं, इनको तब निकलना पड़ेगा जब जो लोग सबमरीन में प्रेजेंट है उनके लिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, फूड तो चाहिए उनको, वो ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर आना पड़ेगा। तो इसमें भी कई सारे टेक्टिकल वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे, टॉर्पीडोज देखने को मिलेगा, दुश्मन का जहाज उड़ाया जा सकता है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं इस वाली पर्टिकुलर सबमरीन पे। तो इंडिया के पास में इस तरीके की सबमरीन है, जैसे आप देख पाओगे US, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये वो कंट्रीज है जिनके पास में ऐसी सबमरीन है। तो इंडिया ने इस लिस्ट को ज्वाइन किया। चक्र 3 करेंटली रिफिट किया जा रहा है रशियन शिपयार्ड के अंदर में, इसको 2026 तक इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी के समय पर हमारे पास में 2 सबमरीन्स हैं, दोनों की दोनों बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन्स नजर आती हैं। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है डीजल पावर न्यूक्लियर पावर में, इसका फ़र्क आप ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा अपने INS अरिहंत के बारे में बात कर लेते हैं। तो INS अरिहंत जो ये नई वाली पर्टिकुलर सबमरीन दोस्तों, इसका जो टोटल वेट है, डिस्प्लेसमेंट वेट है, वो है 6000 टन्स के आसपास। इसकी चौड़ाई 11 मीटर्स है, लंबाई 111.6 मीटर्स के आसपास है। इसकी टॉप स्पीड है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पानी के अंदर इतनी तेज़ी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस मिसाइल का, इस पनडुब्बी का यह है कि इसमें मिसाइल्स जो लगाई गई है वो है K4 मिसाइल। कई सारी जगह पर बताया गया है K4 मिसाइल की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर के आसपास है, 1500 किलोमीटर तक के टारगेट को ये हिट कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कह सकते हैं 83 मेगावाट का प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर है। वही लाइट वाटर रिएक्टर से ही पावर मिलेगी इस सबमरीन को। इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जिससे की वजह से महीनों महीनों तक ये समुद्र में रह सकती है, तो पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए, INS अरिहंत जो थी हमारी पहले वाली सबमरीन, उसमें भी इस प्रकार की K15 मिसाइल्स हमने लगाई हैं, है ना। और अभी के समय पर ये K4 मिसाइल भी यहाँ पे लगाई गई हैं, इनको डेवलप किया जा रहा है। ध्यान रखिए, K15 मिसाइल तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फिर K4 मिसाइल्स को भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस जो K4 मिसाइल है इसकी रेंज आप देख पाओगे वो है 3500 किलोमीटर के आसपास। ध्यान रखिए, ये K4 मिसाइल, अच्छा मैंने यहाँ पर आपको K15 वाला बता दिया। K15 का यहाँ पर हो सकता है 1500 किलोमीटर तक की रेंज हो जाती है, लेकिन K4 मिसाइल की 3000 या 3500 तक जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वर्ड भी एडेड है कि जो K4 मिसाइल है वो अंडर डेवलपमेंट है। इसका पहला टेस्ट 2020 में कर दिया गया था। तो ये है ताकत इनकी। न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की भी ताकत आपको हमारी इस सबमरीन के पास में देखने को मिल जाती है। तो ये जो सबमरीन है इसने भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। इस वजह से यहाँ पे आपने ये वर्ड देखा होगा, ये भी चल रहा है न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? यह है दोस्तों यहाँ पे हमारी जो आर्मी है, नेवी है, उसके अलावा यहाँ पर एयरफोर्स है, तीनों के पास में न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत लगातार बढ़ गई हैं। जैसे लैंड वेक्टर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में कई सारे मिसाइल्स हैं जो भयंकर अटैक कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी 2 है, अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 5 मिसाइल्स आपको ये देखने को मिलेंगी। तो ये आर्मी की ताकत बढ़ाता है।
फिर उसके अलावा एयरफोर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में ऐसे भयंकर एयरक्राफ्ट्स हैं, राफेल फाइटर जेट्स हैं, ये यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं, तो न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत हमारी एयरफोर्स के पास में भी है। सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, ये आपको एयरक्राफ्ट्स नजर आएंगे, है ना, फाइटर जेट्स। फिर उसके अलावा यहाँ पर समुद्र की जब बात करते हैं तो इंडियन नेवी के पास में 2 सबमरीन्स आ ही चुकी हैं न्यूक्लियर पावर यानी न्यूक्लियर अटैक करने वाली, बाकी एक रेडी हो रही है, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही है न्यूक्लियर ट्रायड वर्ड जहाँ पे हमारी तीनों फोर्सेस के पास में ये कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं न्यूक्लियर अटैक करने की। ठीक है, तो आपको आर्टिकल तो पढ़ना होता है, लेकिन आर्टिकल के साथ साथ ये बेसिक डेटा भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर ये छोड़ दोगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने देखा, हमने पूरा सबमरीन वाला आर्टिकल कवर किया, न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा कवर किया। वो सब बैकग्राउंड डेटा आपको एक PDF में कंपाइल करके दिया जाता है, एक ऐसा PDF जो कि प्रिंट आउट के फॉर्म में भी आप यूज़ कर पाएंगे, यानी उसका प्रिंट वगैरह निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF जो हिंदी इंग्लिश भाषाओं में होता है। एक ऐसा PDF आपको मिल जाता है जो, मान लो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, 100-150 स्लाइड्स कवर होती हैं, तो उन सबको कंपाइल कर दिया जाता है 10 से 15 पेजेस के अंदर में, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिशियल वाली चीज़ हो जाती है। आपका टाइम बहुत बचता है इस ग्रुप में, क्योंकि सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट आपका सिक्योर करवा दिया जाता है। सब कंटेंट पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। तो इधर उधर करंट अफेयर्स के लिए भागने की यहाँ पर जो आवश्यकता है वो आपको पड़ेगी नहीं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सेलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है, और कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे अखबार में पेज नंबर 4 पर प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक करेंगे। ये जो स्टोरी है ना, ये आपके लिए एज अ मोटिवेशनल स्टोरी भी काम करेगी। हाँ बिल्कुल, ये स्टोरी है लेकिन एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है। देखो, बात हो रही है ओडिशा के बोंडा ट्राइब के बारे में। हमारे देश में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको नजर आएंगी। अब उस आदिवासी अलग अलग कम्युनिटीज़ में दोस्तों, भारत में 75 ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो PVTGs हैं। PVTGs कौन सी कम्युनिटीज़ हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये वो वाली ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो लगातार खतरे में है, बहुत पीछे रह चुकी हैं दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में। या फिर अगर आप देख पाएंगे तो PVTG ग्रुप के अंदर में वह कम्युनिटीज़ आ रही हैं जिनमें पॉपुलेशन भी लगातार कम हो रही है, लिटरेसी रेट में बहुत पीछे रह जा चुके हैं, है ना। तो इनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, PVTG वाले कैटेगरी में ऐड कर देते हैं। तो भारत में वैसे तो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन टोटल 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो PVT यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो खतरे में है। तो दोस्तों इसी में यहाँ पर एक कम्युनिटी आती है बोंडा ट्राइब, ये ध्यान रखिए। तो बोंडा ट्राइब ने एक बड़ा एग्जाम्पल अभी सेट किया है अपने सभी जनरेशन के लिए। बोंडा ट्राइब से यहाँ पर एक बच्ची आप देखने को मिलेगा, उस बच्ची का नाम है मंगल मुदुली। 19 साल की यहाँ पर ये बच्ची आपको नजर आएगी, तो जिसने 420 किलोमीटर की जर्नी पहले तैयार की। कहाँ से? ओडिशा के ईस्टर्न घाट्स में एक गांव है बादबिल विलेज, तो वहाँ से ये बच्ची जाती है पढ़ाई करने के लिए बेरहमपुर में, और मेडिसिन की पढ़ाई करती है ना, यानी नीट की तैयारी करती है। और तैयारी करते करते वो बच्ची नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेती है। तो जो हमारा नीट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पे क्रैक किया। क्रैक करने के बाद में ये जो मंगल है, ये कह सकते हैं पहली मेंबर बन चुकी है पूरे बोंडा ट्राइबल कम्युनिटी में। आप ये देखो, पूरे समाज, पूरी बोंडा ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसमें पहला मेंबर है ये, जिसने इस तरीके से नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया। मेडिसिन के अंदर में पढ़ाई करके यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया आने वाले जितने भी लोग हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उन सभी के लिए, कि अगर हम चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। और अगर सोच ही यहाँ पर ऐसी रहेगी कि यार हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, ये नहीं मिल पाएगा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो आपके पास में डेडिकेशन है,
कंसिस्टेंसी है, उसके अलावा एक डिसिप्लिन जो वर्ड है ना, वो लाइफ में अगर ज़रूर है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल ना हो सके। अब देखो, ये वो कम्युनिटीज़ हैं या इनके फैमिली मेम्बर्स वो हैं जो फॉरेस्ट से, जंगल से जो भी चीज़ें मिल रही है उस पर ही यहाँ पर पूरा जीवन का चल रहा है। ये खुद मेंशन करते हैं कि हमने खुद कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि इस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन एक इम्पैक्ट डाल सकता है और एजुकेशन यहाँ पर बोंडास कम्युनिटी में एक मेंबर इस तरीके से गेन कर सकता है, जिसने यहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम में एक बड़ा एग्ज़ाम यहाँ पर दोस्तों क्रैक किया है ना। तो वो एक एग्जाम्पल सेट हुआ जैसे मैंने आपको बताया। तो अब क्या है कि वही जो मैंने बोला ना, जो बच्ची है यहाँ पे अभी जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया है, ये अब एमबीबीएस जो है ये परस्यू करने वाली है उड़ीसा के अंदर में। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ गलत हो गई है। जो यहाँ पर मैं बच्ची वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो यहाँ पर ये बॉय है, 19 साल का वो लड़का है, मंगला मुदली। ठीक है, तो है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, जो कि कह सकते हैं बोंडा कम्युनिटी से पहले ट्राइबल स्टूडेंट यहाँ पर बनकर आए हैं। अब ये जो है एमबीबीएस वगैरह परफॉर्म करने वाले, एमबीबीएस को फॉलो करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, नीट किया है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम वगैरह उड़ीसा में इनका होने वाला है। ठीक है, तो ये बॉय हैं, मैं देर से यहाँ पर गर्ल इसलिए बोल रहा था, मुझे खुद कन्फ्यूज़न हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अभी जब मैंने पढ़ते पढ़ते यहाँ पर देखा ना, तब पता चला। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। माफ़ी चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अभी अगला आर्टिकल नहीं है, अभी एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों। ये जो बोंडा ट्राइब की हम लोग बात कर रहे हैं, इस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना पहले एग्जाम के लिए। देखिए, मैंने जैसा बोला कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ऐसे भारत में टोटल 75 ग्रुप्स हैं, जिसमें से कई सारे ग्रुप यानी 75 में से 13 पीवीटी जो केवल ओडिशा में ही आज के समय पर रहती हैं। तो उन 13 में से एक पीवीटी जो दोस्तों यहाँ पर ये बोंडास भी हैं। तो बोंडास की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली एक ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स वाले ग्रुप के मेंबर्स हैं, और माना जाता है कि आज से लगभग 60,000 साल पहले जो लोग माइग्रेट करे थे, अफ्रीका से बाहर निकले थे, उनमें से ये भी थे। और ये भारत में पहले फॉरेस्ट सेटलर आए जिन्होंने जंगल में आकर सेटल किया। बात आती है इनके कल्चर की, तो जो बोंडास कम्युनिटी हैं अपने आइडेंटिटी, अपना जो कल्चर है वो लंबे समय से प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। और होता यह है, सबसे पहले ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी जंगलों में रहना इनको पसंद है, जंगलों में रहते हैं ज़्यादातर, और वहीं पर हंटिंग करना, शिकार करना, अपना फूड वगैरह जो है वहीं से पूरी तरह से उसको एक्सेस कर पाते हैं। फिर बात आती है इनके ड्रेसिंग स्टाइल की, तो एक यूनिक सा ड्रेसिंग स्टाइल होता है। ये कुछ फ़ोटोज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये वो ड्रेसिंग स्टाइल है जहाँ पर जो वेमेन होती हैं वो अलग अलग प्रकार की रिंग्स पहनती हैं, नेकलेस पहनती हैं बॉडीज़ पे। उसके अलावा जो मेन है वो यहाँ पर तीर कमान लेकर चलते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, अब आती है बात भाषा की। तो जो बोंडा कम्युनिटी के लोग हैं ये अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम है रेमो। रेमो जो भाषा है दोस्तों ये आई है मुंडारी ग्रुप से। मुंडारी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जो ये पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितनी भाषाएं हैं वो मुंडा पीपल के थ्रू बोली जाती है। अब बात आती है ओडिशा के अंदर में ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। देखिए, हमारे भारत देश में ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। ओडिशा लगभग 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ का घर है करंट समय पर, जिसमें से 13 पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और जो 13 पीवीटीजी हैं उन पीवीटीजीज के नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे, बोंडा, बिरहोर, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको भुंजिया, दिदई, दुंगारिया, इस तरीके के कई सारे नाम आपको नजर आएंगे। अब एक और चीज़ आती है, हमारे ओडिशा में जब हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यानी कि लगभग पूरे 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कांधामाल है, मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है, उसके अलावा नबरंगपुर है, कोरतपुर है। तो ऐसे दोस्तों सभी जगह पर बहुत सारे एरियाज़ में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं करंट समय पर रहती हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब पीवीटीजी क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखिए, जो पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पुराना है। पहले यहाँ पर ये पीवीटीजी का नाम केवल पीटीजी हुआ करता था, दैट इज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। लेकिन 1973 में देबार कमीशन ने, मैं आपको बताऊं, ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया था एज अ सेपरेट कैटेगरी, जहां पे बोला जा रहा था कि ट्राइबल ग्रुप्स में ऐसे ट्राइबल ग्रुप जिनका विकास नहीं हुआ है, लेस डेवलप है, उनको इनमें रखा जाएगा। फिर ऐसे चलते चलते 2006 में हमने इसका नाम बदल दिया, पीटीजी से हमने ये कर दिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी कर दिया। और 1975 तक यहाँ पर पहले बहुत कम ग्रुप्स थे। नाउ अभी के समय पर टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हमारे देश में प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ओडिशा के अंदर में रहते हैं।
और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर में किसी ट्राइबल कम्युनिटी को ऐड करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है ना, लिटरेसी लेवल कम है, रिटेन लैंग्वेज का एक एब्सेंस नज़र आएगा, पहले की तरह रह रहे हैं, बहुत पीछे रह जा चुके हैं, तो ऐसी कम्युनिटीज़ यहाँ पर दोस्तों इस पर्टिकुलर ग्रुप में कवर की गई है, ध्यान रखिए। अब देखिए यूपीएससी ने 2019 में यहीं से एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था, एक ऐसा प्रश्न, क्वेश्चन ये था कि बताइए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीवीटीजी। पीवीटीजी को लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, क्या पीवीटीजी 18 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मतलब आपको कंफर्म नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना आप। दूसरा, यहाँ पे क्या एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यानी लगातार आबादी कम होना क्या एक क्राइटेरिया है जिसमें हम पीवीटीजी को डिटरमाइन करते हैं, स्टेटस देते हैं? जी बिल्कुल, ये सही बात है, तो ये तो हमें पता ही है। तीसरा, हमारे देश में टोटल 95 पीवीटीजी है, गलत, 95 नहीं 75। चौथा, जो इरुलर और कोंडा रेड्डी ट्राइब है इनको भी पीवीटीजी में ऐड किया गया है। तो ये 4 स्टेटमेंट थे। अब दोस्तों यहीं पे हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते थे क्योंकि हमें तीसरा वाला पता है गलत है कि 95 नहीं 75 पीवीटीजी है, और ये तो कंफर्म तरीके से स्टेटमेंट पता है। तो तीसरा वाला अगर आपको पता है तो थर्ड तो इसमें भी है यार, थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, तो डी भी कट गया, बी भी कट गया, सी भी, ए भी कट गया, बचा सी। 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज़ आर्टिकल पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में लिंक करेंगे, और पेज नंबर 16 पर भी इसको कवर किया गया है। क्या है, पाकिस्तान ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया है अपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। ये न्यूज़ पिछले कुछ दिनों से चल रही थी बट आर्टिकल नहीं छपा था, फाइनली आर्टिकल छप चुका है क्योंकि अब कन्फर्मली यहाँ पर इन्विटेशन आ गया है। तो कल पाकिस्तान की साइड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में इन्विटेशन आता है कि पीएम पाकिस्तान जाएं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड की मीटिंग को अटेंड करें, जो कि अभी अक्टूबर में होने वाली है। अभी तो खैर अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर, फिर उसके बाद उसका अगला महीना अक्टूबर में ये मीटिंग होगी। वैसे अगर हम जनरली देखें तो पहले जो एससीओ की मीटिंग्स हुई हैं काउंसिल ऑफ हेड्स की, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे पीएम मोदी जाते ही हैं। लेकिन अब की बार क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रोटेशन चलता रहता है, कभी कहीं तो ये मीटिंग्स होती हैं क्योंकि एससीओ में कई सारे मेंबर्स हैं, डिस्कस करेंगे अभी। तो पाकिस्तान के पास में अब की बार यहाँ पे रोटेशनशिप में आ चुकी है इसकी चेयरमैनशिप, पाकिस्तान इसको हेड करेगा। देखते हैं अक्टूबर में पता चलेगा, क्योंकि अक्टूबर 15 से 16 तक यहाँ पर ये मीटिंग चलेगी, तभी पता चलेगा पीएम मोदी जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कई सारे फैक्टर्स करंट समय पर ऐसे हैं जो कि हमें ये दर्शा रहे हैं कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे, इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। रीज़न यह है क्योंकि पाकिस्तान की साइड से ऐसी हरकतें, ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, है ना। तो ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी ना जाएं, बट हो सकता है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनको भेज दें। देखा जाएगा आगे समय के साथ में, जो भी अपडेट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। अभी तो केवल यहाँ पर इतनी सी खबर हमारे सामने है जिसके थ्रू हम अप टू डेट तो हो चुके हैं कि अभी के समय पर क्या चल रहा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार क्या है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा और यूपीएससी पहले क्वेश्चन यहां से पूछ चुका है, इवन मेंस में भी पूछ चुका है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रशिया, चाइना और 4 और सेंट्रल एशियाई देश आपको देखने को मिलेंगे जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक चेक, यहां पर एक फोटो दिखाऊंगा, ये देखिए। तो एससीओ जो है ना, एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें कई सारे देश हैं और उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क करती हैं। इस पूरे एससीओ को बनाया गया था साल 2001 में। किसने बनाया था? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 देशों ने मिलकर दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में एससीओ को बनाया। और एससीओ का सबसे पहला समिट कहाँ पे हुआ? चाइना के शंघाई में। इस वजह से नाम रख दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो सम्मेलन हुआ इनका 2001 में हुआ। बाद में एससीओ के जो मेंबर्स हैं, इनका मेन पर्पस ये रहा कि हम आपस में मिलकर रिलेशंस को प्रमोट करेंगे, व्यापार, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब सेक्शंस में मिलकर काम करेंगे। फिर इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, धीरे धीरे इस एससीओ ग्रुप को बढ़ाएं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज़ है, ये 2 भाषा यहाँ पर यूज़ होती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही था कि इन एशिया के सभी देशों को साथ में लेकर चला जा सके। तो 2001 में जैसे मैंने आपको बोला, इतने सब कंट्रीज़ यहाँ पे हो चुके थे, यानी कि 2001 में पहला इसका मीटिंग होता है। और पहला मीटिंग होते ही क्या होता है, उज्बेकिस्तान को यहाँ पर मेंबर बना लिया जाता है।
2001 में जो मीटिंग हुई उसके बाद उज़्बेकिस्तान इसमें मेंबर बन गया, तो 6 तो पहले से ही थे, उज़्बेकिस्तान ऐड हो गया तो 7 हो गए, है ना। अच्छा 6 नहीं, पहले 5 थे। उज़्बेकिस्तान में इसको हटा दो, पहले यहाँ पे उज़्बेकिस्तान हटा दो, पहले 5 थे। इस वजह से पहले ना इसका नाम शंघाई 5 हुआ करता था, लेकिन 2001 की मीटिंग के बाद में उज़्बेकिस्तान ऐड किया तो इसमें टोटल 6 हो गए। अब शंघाई 5 नाम तो मैच हो नहीं रहा, इस चक्कर में नाम बदलकर इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। फिर 2015 में एक और मीटिंग होती है रशिया के अंदर में। वहाँ पर एससीओ ने डिसाइड किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को यहाँ पर इसका मेंबर बना लेते हैं। फिर फाइनली 2016 में इंडिया पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो करंट समय पर फिर 2017 में भी अगर आप देख पाएंगे, मतलब 2016 में भी डिस्कशंस हुए, मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशंस वगैरह हमने साइन किए, और ये सब कुछ होते होते 2017 तक, यानी 2016 से 17 के बीच में भारत और पाकिस्तान दोनों ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया एससीओ को एज अ फुल मेंबर। तो शुरुआत में 5 मेंबर थे, एक उज़्बेकिस्तान जुड़ गया, 6 हो गए। अब इसमें 2 और जुड़ गए तो 8 मेंबर्स हो गए, है ना, क्योंकि भारत पाकिस्तान जुड़ गए तो 8 हो गए। तो 2017 में दोनों इसके साथ सदस्य बन गए। फिर 2021 में दोस्तों ईरान को मेंबरशिप देने की बात की, तो ईरान भी इसका मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गए एससीओ के मेंबर्स। फिर बात आती है एससीओ के ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की, तो उसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया जैसे देश आते हैं। डायलॉग पार्टनर्स की बात आएगी तो उसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका, तुर्की, इजिप्ट, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज़ हैं इसके डायलॉग पार्टनर्स। फिलहाल जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं इन्हीं को ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर बना तो यही इन्हीं ओरिजिनल मेंबर से बनता हुआ हमको दिखेगा। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला खबर जो है ये पेज नंबर 16 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में वापस से हम लिंक करेंगे। देखिए, भारत और चाइना के बीच में अभी 31वीं WMCC की मीटिंग हुई है। WMCC क्या है? वर्किंग मैकेनिज्म्स फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। यानी कि आपस में बातचीत करते हैं भारत चाइना के बॉर्डर के इश्यूज़ के ऊपर में, जो प्रॉब्लम्स आज के समय पर है उनको रिजॉल्व करने को लेकर। तो भारत चाइना दोनों अभी आपस में ऐसी फ्रैंकली एक कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिस्कशंस हुए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में व्यूज़ को एक्सचेंज किया, स्पेशली LAC को देखते हुए, क्योंकि करंट समय पे अगर हम देखते हैं तो भारत और चाइना दोनों के बॉर्डर पर करंट समय पर जो आर्मीज़ हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। तो इंडिया चाइना डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पे शांति को बनाई जा सके। उसी शांति को बनाने के लिए ये जो मीटिंग है वो रिसेंटली होती है, क्योंकि प्रॉब्लम दोस्तों यह है इंडिया चाइना के बीच में 3 ऐसे एरिया आते हैं, क्योंकि भारत और चाइना का बहुत बड़ा बॉर्डर है। इसमें 3 ऐसे एरियाज़ हैं जिसको हम पॉइंट ऑफ कंसर्न्स बोलते हैं। पहला है वेस्टर्न साइड में, ठीक है, इधर यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, और LAC में चाइना घुसने की कोशिश करता है। चाइना ने अपने आर्मीज़ को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखा है। गलवान वैली में आपको पता है कितना भयंकर इंसिडेंट रिसेंटली हमने देखा है। फिर उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर भी एक दूसरा पॉइंट ऑफ कंसर्न बोला जाता है। तीसरा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बोला जाता है। अगर इसको प्रिसाइजली आप कवर करेंगे तो वेस्टर्न सेक्टर में 1570 किलोमीटर के दायरे के अंदर भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहता है, यह डिस्प्यूटेड एरिया है। फिर सेंट्रल सेक्टर में 545 किलोमीटर की रेंज में, और ईस्टर्न सेक्टर में 1325 किलोमीटर की रेंज में दोस्तों यहाँ पे डिस्प्यूट बना रहता है। ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। तो इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज़ में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सके, इसको लेकर जो डिस्कशंस है, जो बातचीत है, वो रिसेंटली मीटिंग में हुई है, वो यहाँ पर इन्होंने डिस्कशंस को शेयर किया। अब ये भी कुछ इतना ज़्यादा एग्जाम में रोल प्ले करेगा नहीं, फिलहाल के लिए अभी आगे आते हैं ना। फाइनली आज का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डिस्कशन, तो एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, कल काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सर आपने वापस से जो न्यूज़ आर्टिकल हैं दूसरे सोर्सेज के वो ऐड नहीं करे। देखो, जब इंपॉर्टेंट होंगे तो बिल्कुल ऐड किए जाएंगे, जब इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो यहाँ पर कम ऐड करेंगे, है ना। क्योंकि जब इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो मैं आपको वो चीज़ पढ़ा के बेफालतू की चीज़ पढ़ाकर वीडियो को लंबा करूँ तो ऐसा कोई फ़ायदा भी तो नहीं है ना यार। ऐसा तो मैं पहले से ही कर सकता हूँ, केवल एंटरटेनमेंट के लिए आर्टिकल लगा के लंबा लंबा खींच के काम ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा फिर उसका, आपका टाइम वेस्ट भी होगा। आप वीडियो देख भी लोगे, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर लोगे, लेकिन फिर उसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट है कि मैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हर एक चीज़ को लेकर चलूँ। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो एग्ज़ाम क्रैक करें, मेरा यही गोल है। आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और इससे ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी, सभी को खुशी मिलेगी। तो बस यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट होगा, अलग अलग सोर्सेज के इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी तो वो मैं इंक्लूड करता चलूँगा। जब नहीं होगा तो यार मैं ऑनेस्टी के साथ में केवल द हिंदू का टैग लगा देता हूँ ऊपर थंबनेल में,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने दूसरे आर्टिकल भी ऐड किए हैं और द हिंदू के साथ फिर कुछ और टैग लगा दूँ, तो मैं मतलब ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसलिए कई लोग कमेंट कर रहे थे, बट मैंने सोचा चलो बता देता हूँ वीडियो के अंदर में। तो ऐसा नहीं है कि और आर्टिकल्स ऐड नहीं करे जाएंगे, अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो कल वीडियो में आपको मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो आप थोड़ा सा टाइम बचाइए, अच्छी चीज़ों को मैनेज कीजिए। अब देखिए, जैसे आज के न्यूज़पेपर में ना एडिटोरियल सेक्शन को ओपन करोगे, फ्राइडे में एडिटोरियल ऑलरेडी कम आते हैं, केवल एक पेज पे आते हैं, दूसरे पेज पे आते नहीं हैं, तो कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें होती नहीं है। लेकिन बीच में ही पेज नंबर 10 जो है, इसको खोल के देखिए, पूरे पेज पर एक बढ़िया आर्टिकल कवर किया गया है। इसको हम एज ए एडिटोरियल डिस्कशन देखने वाले हैं, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी इसी आर्टिकल के बेसिस पे आपको दूंगा, तो अच्छे से हर एक चीज़ को सुनते हुए चलिएगा। तो बात हो रही है पेस्टोरलिस्ट वर्सेस पॉलिसी के बारे में। क्या होते हैं पेस्टोरलिस्ट और इनको लेकर भारत में क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी चीज़ें समझाई गई हैं। और देखिए एक चीज़ और, इत्तेफाक से यही सेम आर्टिकल हमारे इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर किया गया था आज से कुछ दिनों पहले। देखिए पेस्टोरलिस्ट के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे बोला गया था कि भारत में जो पेस्टोरलिस्ट्स प्रेजेंट हैं, इनको बेटर एक्सेस की ज़रूरत है, इनके जो राइट्स हैं वो देने की ज़रूरत है। तो आप ये देख पा रहे हैं, तो इस वजह से दोनों इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे द हिंदू में, दोनों में ही कवर किया गया है, तो एग्जाम के लिए हमारे और ज़्यादा रेलिवेंट ये बन जाता है। देखो हुआ यह है कि अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आती है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, इनकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट रेंजलैंड्स को लेकर आई और पेस्टोरलिस्ट्स को लेकर आई, और इनका कहना यह था कि भारत में मिलियंस ऑफ पेस्टोरलिस्ट ऐसे हैं जिनको एक बेटर रिकग्निशन की ज़रूरत है, उनके हक में बात करने की ज़रूरत है। अब पहले दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से ये जान लो ये रेंजलैंड और पेस्टोरलिस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे पूरे आर्टिकल में इस वर्ड का यूज़ होने वाला है, तो पहले पता चल जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। देखिए रेंजलैंड्स हमारे वो एरियाज़ होते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन है, घासें हैं भरपूर, जहाँ पे हम गाय भैंस बकरी जो भी चीज़ें उनको आराम से चरा सकते हैं, है ना। स्पेशली लाइव स्टॉक के ऊपर गाय भैंसों को चराया जाता है, घासें हैं बहुत अच्छी अच्छी, पेड़ हैं, उसको हम रेंजलैंड बोलते हैं। दूसरा, पेस्टोरलिस्ट किसको बोलते हैं? पेस्टोरलिस्ट वो लोग होते हैं जो गाय भैंस पालते हैं, है ना, और उनको इन रेंजलैंड्स में चराते हैं, है ना, इन खेतों में ले जाते हैं, वो गाय भैंस यहाँ पे घास से चरती हैं, है ना, लंबे लंबे समय तक यहाँ पे मूव करते रहते हैं। तो ये हो गए हमारे पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट वो पीपल हैं जो यहाँ पर इस तरीके से गाय भैंस चरा रहे हैं, लाइव स्टॉक को पाल रहे हैं। और रेंजलैंड क्या हो गए? हमारे वो ज़मीन जहाँ पे घासें उगी हुई हैं, ठीक है। अब दोनों का ही एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि पेस्टोरलिस्ट के लिए अगर रेंजलैंड पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो उनकी गाय भैंसें कैसे पलेंगी? सिंपल सी बात है। तो वही तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है कि आज के समय पर ये रेंजलैंड्स की कमियां हो रही हैं, और इन कमियों की वजह से जो नुकसान है वो पेस्टोरलिस्ट्स को भुगतना पड़ रहा है। ये बात किसने बोला? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने बोला। अब ये यूएनसीसीडी क्या है जरा ये जान लो, क्योंकि प्रीलिम्स में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए आपसे। ये बॉडी को 1994 में बनाया गया। इसका मेन काम यही है कि जो हमारा एनवायरमेंट है, डेवलपमेंट है, इसको यहाँ पर लैंड मैनेजमेंट के साथ में जोड़ना, है ना। इसका मेन काम यही है कि जो लोग स्पेशली सूखे एरिया में रह रहे हैं उनकी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करना, ये इसका मेन पर्पस यहाँ पे होता है इस बॉडी का। तो इस बॉडी की रिपोर्ट ने क्या बोला? पहले इन्होंने ये बोला कि देखिए आज के समय पर हमारी जो पृथ्वी का पूरा एरिया है, इसका 54% के आसपास का जो हिस्सा है वो रेंज लैंड से घिरा हुआ है, यानी घास पेड़ ये सब कुछ आपको नजर आएगा, जिसमें से 12% दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्टेड रेंजलैंड्स हैं हमारे पूरे दुनिया में। और प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ समय पर दुनिया का एक बड़ा रेंजलैंड वाला जो हिस्सा है वो बर्बाद हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है ना। और ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी भी है भाई, ऐसे एरियाज़ हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। 16% दुनिया का फूड प्रोडक्शन ये जनरेट कर रहे हैं। दुनिया भर की गाय भैंसें पल रही हैं, गाय भैंसें यहाँ पे अच्छा चारा चरेंगी तो उसके बाद घासें खाएंगी, तो उसके बाद यहाँ पर अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हो सकेगा। डेयरी सेक्टर इस पर डिपेंडेंट है। तो अगर हमारी रेंज लैंड्स डिग्रेड होंगी, क्योंकि दुनिया की रेंज लैंड्स डिग्रेड हो रही हैं, रीज़न क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, अब आबादी बढ़ेगी तो ज़मीनों की कमी पड़ रही है, तो वो इन्हीं रेंज लैंड्स को ख़त्म कर करके यहाँ पर लगातार अपने घर बसा रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है। तो इस प्रकार के जो फार्म लैंड्स दोस्तों वो लगातार कम हो रहे हैं, रेंज लैंड्स कम हो रहे हैं। तो इंडिया में यहाँ पर एक बड़ा एरिया है, स्पेशली थार डेजर्ट से लेकर हिमालयाज तक आप देख पाओगे रेंज लैंड्स फैले हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहना यह है कि ये रेंज लैंड्स कम हो रहे हैं,
क्योंकि 2005 में अगर आप देख पाओगे तो हमारे पास में 18 मिलियन हेक्टेयर की ऐसी ज़मीन थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा शानदार न्यूट्रिशियस जो घास है वो आपको देखने को मिला करती थी। बट 2015 तक यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ज़मीन का दायरा है वो कम होकर 12 मिलियन हेक्टेयर बचा है, 18 से 12 मिलियन हो गया। तो यही तो बोला जा रहा है कि रेंजलैंड्स बर्बाद हो रहे हैं। इसका असर तो पेस्टोरलिस्ट पर ही पड़ेगा ना। अब जरा ये सुनिए दोस्तों, भारत में जो एक स्थिति है पेस्टोरलिस्ट की, जो गाय भैंस पाल रहे हैं, इनको चराते हैं, घास वगैरह खिलाते हैं, तो इनकी स्थिति क्या है और ये किस तरीके से भारत के अर्थव्यवस्था के अंदर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहली चीज़, अगर हम दुनिया भर में देखते हैं तो लगभग 500 मिलियन के आसपास पेस्टोरलिस्ट प्रेजेंट हैं जो गाय भैंसों का पालन कर रहे हैं या इस संबंधित ऑक्यूपेशन में शामिल हैं। करंट समय पर 13 मिलियन पेस्टोरलिस्ट भारत में आपको देखने को मिलेंगे। 500 मिलियन में से 13 मिलियन के आसपास इंडिया में है, और वो जो 13 मिलियन है वो 46 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। 46 ग्रुप्स में जैसे यहाँ पे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, रेबारियाँ हैं, रायकास, कुरुबास, मलधारीज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी पेस्टोरलिस्ट हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। 2020 की एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि भारत की जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, भारत के अंदर में जो गाय भैंसों की संख्या है ना, ये दुनिया की 20% है। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये कहीं ना कहीं इंडिया का कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यही जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, यही गाय भैंस से क्या हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। भारत ने डेयरी सेक्टर में एक इमेज बना रखी है इन्हीं की मदद से। ये लाइव स्टॉक सेक्टर अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, हमारे देश की टोटल इकोनॉमी में, नेशनल जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन देता है। ये बहुत हो गया। देश की टोटल जीडीपी में लाइव स्टॉक सेक्टर 4% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और अगर हम एग्रीकल्चर जीडीपी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर जीडीपी में 26% का कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये हाईलाइट किया गया कि जो हमारे पास में अलग अलग एक्ट हैं, कानून है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो इसके माध्यम से जो पेस्टोरलिस्ट है इनकी सुरक्षा कीजिए, इनकी हक की बात कीजिए। समझ गए? अब यहीं पर एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं पेस्टोरलिज्म। एक तो हो गए पेस्टोरलिस्ट, जो बेसिकली वो लोग हैं जो गाय भैंस पाल रहे हैं। पेस्टोरलिज्म क्या है? यहाँ पे गाय भैंसों को पालना, उसके अलावा घास वगैरह चराने ले जाना, उस वर्क को बोलते हैं पेस्टोरलिज्म, यानी वो रहने का तरीका है, पर्टिकुलर सिस्टम। समझ गए? तो ये जो लोग हैं ना, जो चारवाएं, ये अलग अलग जगह पर जाते हैं, सीजन वाइज अलग अलग जगह पर जाते हैं, अपने गाय भैंसों को चराते हैं। ऐसे ही रहता है। जैसे इनमें एक बड़ा एग्जाम्पल है बेडोइन ट्राइब्स का। तो अरब रीजन से एक ट्राइबल ग्रुप आता है, बेडोइन ट्राइब। तो ये भी यहाँ पर ग्रुप में साथ में रहते हैं, पानी और हरियाली की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने गाय भैंस को चराते हैं। फिर दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें यहाँ पर दोस्तों आपकी ब्रीडिंग, फीडिंग, ये सब चीज़ें आती हैं, जहाँ पे हम अपने एनिमल्स को अलग अलग बीमारियों से बचा रहे होते हैं। फिर कल्चरल प्रैक्टिस भी करी जाती है पेस्टोरलिज्म में ही, यानी ये सब चीज़ें पेस्टोरलिज्म में आते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको एक अच्छी नॉलेज होती है अपने एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन की नॉलेज होती है। फिर लाइव स्टॉक हमारे देश के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि यहीं से मीट, मिल्क, जितनी भी चीज़ें वो सब यहाँ पर बन रही हैं, मिल रहा है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया। अब जो हमारे देश में पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गुज्जर्स हैं, वो आज के समय पर ये वर्क कर रहे हैं। राजस्थान से रायकार्स, रेबारीज हो गए। फिर उसके अलावा यहाँ पर बकरवाल्स हो गए, मलधारी, धंगर हो गए, है ना, ये सब लोग हो गए। ऐसी दोस्तों यहाँ पर ये ऐसी कम्युनिटीज़ आपको ईस्ट अफ्रीका में भी नज़र आएंगी। उसके अलावा मंगोलियन नोमैड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मंगोलिया के लोग। तो ये सब यहाँ पर फेमस हैं इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो कहोगे दिक्कत क्या है? आज के समय पर इंडिया के अंदर में जो ये पेस्टोरलिस्ट हैं, ये चारवाहे, बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं। जैसे पहली समस्या, इनके पास में आज अपने गाय भैंसों को चराने के लिए प्रॉपर मात्रा में ज़मीन नहीं है, कि कोई यहाँ पर क्लियर ओनरशिप भी नहीं होती है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई अपने जो गाय भैंस हैं उनको ये सही तरीके से पाल पाएँ। दूसरा कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा चैलेंज इन्होंने फेस किया, आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, और भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो लैंड है, एरिया, वो कम होता चले जा रहा है ना। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे ये चारवाए हैं, इनका जो रहने सहने का तरीका है, क्योंकि जीवन व्यतीत करने के लिए ये गाय भैंस पे ही डिपेंडेंट हैं, तो उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो इनका भी यहाँ पर दोस्तों जो ग्रोथ है, लाइवलीहुड है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर बात आती है, बहुत सारी जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, इनके पास में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर केयर नहीं है।
अपने एनिमल्स के लिए कोई प्रॉपर दवाइयाँ भी नहीं होती हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है इनके लिए। दूसरा, ये डिपेंड होता है मिडिल मैन के ऊपर में। कई बार क्या होता है ना, इनके पास में डायरेक्ट मार्केट का एक्सेस नहीं होता, तो जो भी दूध वगैरह है, ये जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसको ये प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन एक बीच में बिचौलिया को भेज देते हैं। वो बिचौलिया इनकी हालत बेकार कर देता है। वो बिचौलिया इनको बहुत कम प्राइस देता है और मार्केट से ज़्यादा प्राइस लेकर बढ़िया प्रॉफिट कमाता है। तो इनके पास में मार्केट का एक्सेस ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी को देखते हुए UNCCD की रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। इन्होंने बोला है कि हमें यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। अब रिकमेंडेशन देते देते इन्होंने ये बोला कि हमें क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। भाई, क्लाइमेट चेंज, लगातार पोल्यूशन बढ़ना है, इसको रोकिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर हमें भविष्य का ध्यान रखना है तो तभी हम अपने रेंज लैंड्स को बचा पाएंगे। इन रेंज लैंड्स को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है ना। यहीं पर हम अलग अलग प्रैक्टिस अपना सकते हैं, चाहे वो हर कोई व्यक्ति मिलकर काम कर सकता है, जिससे क्या होगा, हमारी जो लाइफ स्टाइल की पॉपुलेशन, एक हेल्दियर पॉपुलेशन हम मेंटेन करके रख पाएंगे। फिर उसके अलावा पैस्टोरलिज्म बेस्ड जितने भी सोल्यूशंस हैं वो अपना सकते हैं, है ना। जितनी भी पुरानी ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अपना सकते हैं। नई नई रणनीतियां हैं उनको अपना सकते हैं, जिससे हम अपने इन रेंज लैंड्स को नुकसान होने से यहाँ पर बचा सकें। कई बार ओवर ग्रेजिंग भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाय भैंस चराने की वजह से उस एरिया में घास खत्म हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को भी यहाँ पे हमें थोड़ा कंट्रोल करना होगा। तो ये यहाँ पर समझाया गया इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर में। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। एक इंटरेस्टिंग और यूनिक आर्टिकल है, तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट तो है ही। तो 250 शब्दों में एक आपको आंसर लिखना है प्रश्न का। तो आज का क्वेश्चन ये है कि बताइए पेस्टोरलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है। जो पशुचारण होते हैं इनका महत्व बताइए, और महत्व के साथ साथ यहाँ पे आपने यही बताना है कि ये जो समुदाय के लोग हैं इनको किस तरीके से अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है, और साथ ही साथ में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसको हम लेकर चलकर इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर और एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन यह है, पशुचारण के महत्व की विवेचना कीजिए, देहाती समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें और स्थायी देहाती प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए इन चुनौतियों का समाधान करने के उपायों का सुझाव दें। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ही पेज नंबर 13 पर एक और एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल नहीं, बेसिकली एक पॉडकास्ट है जहाँ पे 2 राइटर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग लेटरल एंट्री को लेकर। अब लेटरल एंट्री का पूरा मुद्दा मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ, आपको याद होगा। और इतना ही नहीं, समझाया ही नहीं है, केवल पूरा आपको मेंस का क्वेश्चन भी लिखवाया है। तो इस आर्टिकल को आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि फिर ये कवर करना टाइम वेस्ट होगा। कहोगे जो नए बच्चे होंगे उनके लिए कहाँ से कवर करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप 21 अगस्त का वीडियो ओपन कीजिए प्लीज़। ये देखिए, सब डिटेल्स मैंने यहाँ पर शेयर कर रखी हैं, ये सब डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो करना क्या है, आपने टाइम बचाइए और 21 अगस्त का वीडियो ओपन कीजिए और लिख देना 21 अगस्त द हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन। आपको मेरा वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को ओपन करना और उसमें दूसरा ही आर्टिकल हमने लेटरल एंट्री स्कीम को लेकर डिस्कशन किया हुआ है बहुत डिटेल से। ये सब चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप प्लीज़ वहाँ से इसको कवर कर लीजिए, आपका भी टाइम बचेगा और यहाँ पर वीडियो फालतू में लंबा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है इनसैल्यूब्रियस। तो इनसैल्यूब्रियस का मतलब क्या होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो या अनहेल्दी, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जंक फूड हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं जो भी चीज़ आपके हेल्थ के प्रति डेट्रीमेंटल है उसको बोला जाता है इनसैल्यूब्रियस। तो इनसैल्यूब्रियस वर्ड का यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ, क्योंकि सेंटेंस बनाना ज़रूरी है। जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक इन वर्ड्स का प्रॉपर तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा, है ना।
तो जब भी अनहेल्दी चीज़ की बात आएगी तो अब अपने अनहेल्दी वर्ड को रिप्लेस कर देना है इनसेलिब्रियस से, या हेल्थ के ऊपर कोई चीज़ असर डाल रही है, बुरा असर डाल रही है, तो आपने यही वर्ड यूज़ करना है। बाकी आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में दिए गए ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट को एस्टेब्लिश किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अभी आपको पता है ना, रिसेंटली विनेश फोगाट का मैटर हो गया था, जो मतलब उनको फाइनल मैच में पहुंचा, फाइनल मैच में पहुंचने के बाद में उनका वेट ज़्यादा होने की वजह से उनको फाइनल मैच खेलने नहीं दिया गया। तो ये इस अपील करती हैं कहाँ पर, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को किसने बनाया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बनाया। ये ध्यान रखिएगा, रिसेंटली ओलंपिक्स के गेम्स चले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।